नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइट में आज हम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन को केंद्र में रखकर बात करेंगे पारंपरिक चिकित्सा के महत्व की और इसके वैश्विक मंथन की। राजधानी नई दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का दूसरा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 100 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्री, वैज्ञानिक, चिकित्सक, स्वदेशी ज्ञानधारक, नवोन्मेषक और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। 3 दिन तक चले मंथन के बाद दुनिया भर के देशों ने सुरक्षित, प्रभावी और साक्ष्य आधारित पारंपरिक चिकित्सा को स्वास्थ्य प्रणालियों की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए एक साझा दिशा और रोड मैप भी तय किया। जी हाँ, बात करेंगे 2 विशेषज्ञों से। एक विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर रवि नारायण आचार्य, महानिदेशक हैं केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुबोध तिवारी, CEO हैं कैवल्य धाम, महासचिव भारतीय योग एसोसिएशन के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुबोध जी। जिस तरीके से WHO की पहल हो रही है, दूसरा वैश्विक सम्मेलन था, प्रोफेसर रवि नारायण जी, दूसरा वैश्विक सम्मेलन था और हम देखते हैं कि हमारी पारंपरिक चिकित्सा परंपरा को जो है देश में उतना सम्मान नहीं मिलता है जितनी बड़ी बात यहाँ पर WHO के एक बड़े अधिकारी ने इस वैश्विक सम्मेलन के दौरान कह दी है। पहले तो आपको धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूँ कि संसद टीवी ने मेरे को बुलाया। ये जो द्वितीय विश्व सम्मेलन हुआ चिकित्सा पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में, इसमें जो 100 से ज़्यादा देश लोगों ने भाग लिया। उन्होंने जो डिफरेंट 3 दिन का जो मंथन चला और उसके बाद जो रिजोल्यूशन हुआ, 3 पॉइंट रिजोल्यूशंस हुआ है WHO डिक्लेरेशंस, जिसको कि दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में जाना जाएगा। जैसे 2023 में हुआ था गुजरात डिक्लेरेशंस, अभी ये दिल्ली डिक्लेरेशंस के नाम से जाना जाएगा। इस डिक्लेरेशंस में 3 चीज़ को महत्व दिया गया है। पहला चीज़ है कि स्ट्रेंथनिंग द एविडेंस बेस्ड फॉर्म, जो भी हमारा प्रेजेंट एविडेंस बेस्ड में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको कैसे स्ट्रेंथ दिया जाए जी। तो ये विश्व जो 100 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किए, उन्होंने एक समझौता पे आए कि हम स्ट्रेंथनिंग करेंगे। पहला ठीक है, रिसर्च के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया, रिसर्च के ऊपर। आप अगर देखोगे कि रिसर्च के ऊपर जो फंडिंग होता है ये ट्रेडिशनल मेडिसिन में सिर्फ 1% होता है। तो उस 1% को कैसे बढ़ाया जाए, सब लोगों ने, सब देशों ने इस पे राजी हुआ कि हाँ, हम ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिसर्च, क्योंकि जब हम एविडेंस बेस्ड की बात करते हैं तब रिसर्च सबसे पहले आता है। तो रिसर्च को इम्पोर्टेंस देने के लिए सब लोगों ने राजी हुए। ये पहला जो समझौता हुआ है जी। सुबोध जी, ये रिसर्च की आवश्यकता पर जोर दिया गया इस पूरे वैश्विक सम्मेलन में, दूसरा वैश्विक सम्मेलन था। ये रिसर्च जो है वर्तमान समय में इसका नए सिरे से रिसर्च करने की बात कही गई है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये पारंपरिक जो चिकित्सा है वो तो हज़ारों बरस से चली आ रही है। केवल भारत की बात नहीं है, अगर हम अफ्रीका की बात करें या अन्य देशों की बात करें, चीन की बात करें, वहाँ पर तो हज़ारों बरस से चल रही है। तो हज़ारों बरस पहले शोध हुआ होगा, उसी के बाद तो ये परंपरा स्थापित हुई होगी। तो ये जो शोध वाला विषय है वो कितना महत्वपूर्ण है और वो कितना तर्कसंगत है। सभी को नमस्कार। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं कैवल्य धाम से हूं, जहां पर योग में वैज्ञानिक अनुसंधान की शुरुआत 1924 में हुई थी जी। उस परिप्रेक्ष्य में ये हमको समझना जरूरी है कि ये जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा की पद्धति है ये अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन आज के समय को देखते हुए एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जहां पर आज की भाषा में हम इसकी प्रबलता को समझा सकें। तो आज जो हम लोग कहते हैं कि एविडेंस बेस्ड रिसर्च
पब्लिकेशंस, पीयर रिव्यूड जर्नल्स, द रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। तो ये आज का जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में जब हम पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को हम देखेंगे वैज्ञानिक स्वरूप से, तो उसका असर सब तक पहुंचेगा और एक ग्लोबलाइज अंडरस्टैंडिंग में उसका महत्व बढ़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही फॉरवर्ड थिंकिंग स्टेप है इस सम्मेलन का। जी हाँ, हम बता देते कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक भी इस वैश्विक सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। डॉक्टर टेड्रोस एडहेनॉम घेब्रेयेसस ने समापन समारोह में एक बहुत ही रोचक बात कही। उन्होंने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा अतीत की कोई चीज़ नहीं है और ना ही ये हाशिए पर रखा गया कोई विकल्प है, बल्कि एक जीवंत विज्ञान और साझा विरासत है। ये सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी कि UHC को मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियों और सतत विकास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खुद जो हैं WHO के बड़े अधिकारी जो हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि क्योंकि हम देखते हैं कि एलोपैथिक के जो विशेषज्ञ होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, चिकित्सक होते हैं, वो थोड़ा सा गुरेज करते हैं पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली से। लेकिन उन्होंने यहाँ पर स्थापित किया है कि कोई ये गरे और बीते हुए समय की कोई प्रणाली है, ऐसा नहीं है। आज के समय में भी यानी कि वर्तमान युग में भी इसका रिलेवेंस उसी तरीके से बना हुआ है। ये तो आपने सही बताया जी। जो टेड्रोस साहब ने बताया कि ये कुछ आज के दिन पे आ गया ऐसा नया सिस्टम्स नहीं, ये जनमानस में कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सोशिएबल और कल्चर से रिलेटेड भी है। तो ये हर एक कंट्री अपने अपना इस तरीक़ा से इसको चलाते हैं। तो उनका यही कहना था कि जो हमारे दूसरे विशेषज्ञ ने बताया कि इसको वैज्ञानिक तरीके से आज की जनमानस जिस भाषा में समझे, आज की वैज्ञानिक जिस भाषा में समझे, उसी तरीके से इसको प्रस्तुत किया जाए। इसके लिए जो मैंने पहले पॉइंट बताया कि रिसर्च में फंडिंग और हेल्थ केयर में फंडिंग ज़्यादा जरूरी है। रिसर्च ट्रेडिशनल मेडिसिन जब हम रिसर्च फंडिंग की जब बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी आता है। जो हेल्थ केयर में हम एलोपैथ हॉस्पिटल्स, जो दूसरे हॉस्पिटल्स में जितना फैसिलिटीज़ है, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में भी उतना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की ज़रूरी है, उतना मैन पावर्स की ज़रूरी है। तब जाके हम इसको क्योंकि पब्लिक में ये सिस्टम्स हैं और रहेगा भी, इस चीज़ को उन्होंने जोर दिया था। जी हाँ, और हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समापन समारोह में जो है इसमें सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि शिखर सम्मेलन ने दिखाया कि पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। कैसे बढ़ सकते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए एक बार सुन लेते हैं। इस समिट में ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न प्रैक्टिसेस का कन्फ्लुएंस हो रहा है। यहां कई नए इनिशिएटिव भी शुरू हुए हैं जो मेडिकल साइंस और होलिस्टिक हेल्थ के फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। समिट में विभिन्न देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रतिनिधियों के लिए बीच विस्तार से संवाद भी हुआ है। इस संवाद ने जॉइंट रिसर्च को बढ़ावा देने, नियमों को सरल बनाने और ट्रेनिंग और नॉलेज शेयरिंग के लिए नए रास्ते खोले हैं। ये सहयोग आगे चलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन को अधिक सुरक्षित, अधिक भरोसेमंद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथियों, इस समिट में कई अहम विषयों पर सहमति बनना हमारी मजबूत साझेदारी का प्रतिबिंब है। रिसर्च को मजबूत करना, ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाना, ऐसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करना जिन पर पूरी दुनिया भरोसा कर सके, ऐसे मुद्दे ट्रेडिशनल मेडिसिन को बहुत सशक्त करेंगे।
पारंपरिक चिकित्सा का जो क्षेत्र है बहुत विस्तृत है। जैसा कि अभी प्रोफेसर डॉक्टर रवि नारायण जी से भी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम लोग किस बात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ही वास्ट जो है वो क्षेत्र है। सुबोध जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री की बात हम लोगों ने सुनी और प्रधानमंत्री ने सरलीकरण पर भी ध्यान दिया। और क्योंकि हम देखते हैं कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें बहुत गूढ़ होती हैं और गूढ़ होने के साथ साथ जो है समझाई नहीं गई होती हैं। जो हमें शास्त्रोक्त चीज़ें मिलती हैं हमें उनको ही समझकर आगे बढ़ाना पड़ता है। इसको थोड़ा सा कैसे सरल किया जाए, अनुसंधान के साथ कैसे जोड़ा जाए और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ कैसे जो है कदम ताल मिलाकर आगे बढ़ाया जाए, उस और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने इशारा किया। लेकिन अगर योग की बात करें, योग भी जो है पारंपरिक चिकित्सा का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन अब योग जो है क्या उस स्थिति से ऊपर उठ चुका है? क्योंकि अब योग को लेकर कोई जो है अनुसंधान की बात नहीं करता है, नए वैज्ञानिक तरीके से योग किया जाए उसका जिक्र भी नहीं करता है, क्योंकि योग दिवस के माध्यम से पूरे विश्व में स्थापित हो चुका है योग। योग का वैज्ञानिक अनुसंधान 100 साल पहले शुरू हुआ और उसमें काफी हद तक अनुसंधान हो चुका है। और इसमें जो पाश्चात्य देश हैं उसने इसमें बहुत मात्रा में फंड भी लगाया है। तो एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि योग एस्टैब्लिश हो चुका है एक वैज्ञानिक अनुसंधान करके चिकित्सा स्वरूप में। और जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आया इसमें उसकी चर्चा बढ़ी, इसका अभ्यास बढ़ा और योग को चिकित्सा के स्वरूप में अपनाने के प्रयत्न बहुत हुए और वो सक्सेसफुल हुए। तो इसलिए शायद योग ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है एक वैज्ञानिक स्वरूप में, और जो कि बाकी ट्रेडिशनल पद्धतियां हैं वो भी इसमें पहल करेंगे। बिकॉज एक सबसे बड़ी बात यह है, योग में हमारा अभ्यास ज्यादा है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। बाकी जो हमारी पद्धतियां हैं पारंपरिक, उसमें जहां औषधियों का उपयोग होता है उसमें थोड़ा और कठिन और जोर लगाना पड़ता है अनुसंधान में। और जो आगे होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, होता रहा है और आगे और अच्छे से होगा। जैसे अश्वगंधा के बारे में आप सोच सकते हैं, इसमें काफी चर्चा हुई अश्वगंधा पर और उस पर बहुत ही आगे बढ़कर अनुसंधान होगा। ये अश्वगंधा का यहाँ पर जिक्र किया है तो अश्वगंधा का मैंने देखता हूँ कि जितना आयुर्वेद में उसका महिमा मंडल है और जितना उसको जो है उपयोग में लाया गया है, उतना ही होम्योपैथिक में भी जो है उसका उपयोग होता है। लेकिन उसका जिक्र बहुत होम्योपैथिक के संदर्भ में नहीं होता है, आयुर्वेद के संदर्भ में होता है। दूसरा, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, आधारभूत ढांचे की बात की थी, तो आयुष एम्स स्थापित करके कहीं ना कहीं ये सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रही है। ठीक बताया आपने। अश्वगंधा एक, पहले मैं अश्वगंधा के बारे में बताऊं। अश्वगंधा एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है आयुर्वेद शास्त्र में, और आयुर्वेद में इसका उपयोग बहुधा प्रमाणित है। अलग अलग बीमारियों में इसका प्रमाण साइंटिफिकली शास्त्रों में भी है, साइंटिफिकली भी किया गया है। और होम्योपैथी की बात करें, होम्योपैथी का जो ओरिजिन जर्मन बेस्ड मेडिसिनल प्लांट से हुआ है, बट आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी रिसर्च करके इंडियन बेस्ड मेडिसिनल प्लांट्स को भी होम्योपैथी में उसको प्रचार प्रसार अभी कर रहे हैं, उसका उपयोगिता भी कर रहे हैं। इसीलिए आयुर्वेद में ज़्यादा अश्वगंधा का उल्लेख आ रहा है। दूसरी बात आपने जो बताया कि रिसर्च का इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के बारे में, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस दिन कहा था कि जो हम रिसर्च करेंगे, हम ट्रेडिशनल मेडिसिन्स विश्व में 100 से ज़्यादा देश में चलन आ रहा है। हम अलग अलग डिजीज़ को नाम से, हम जो डिजीज़ को अलग अलग, संस्कृत में हमारा डिजीज़ कंडीशन का नाम है जो भी डिजीज, लेकिन वो विश्व के सब देश में उसको उसी हिसाब से पहचान नहीं पाए। तो हम विश्व के तरफ से भी हम बता नहीं पा रहे हैं कि हम आज मानसिक रोग में कितने रोगी देखें, पेट की बीमारी में कितने लोग देखें, ब्लड प्रेशर के कितने लोग देखें। उस हमारे टर्मिनोलॉजी विश्व के लोग WHO का अंडरस्टैंड है। तो WHO ने एक इस मीटिंग में सब लोगों ने एक सहमत हुए कि ICD-11 ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल 2
उसको इम्प्लीमेंट सब लोगों ने राज्य करेंगे, जो कि भारत का मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एक WHO के साथ मिलके एक प्रयास था, जिसको कि हमने जो टर्मिनोलॉजी है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, जिसके भी विश्व भर में एक ही टर्मिनोलॉजी बताया जाएगा कि उसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, ये सब लोगों का टर्मिनोलॉजी सेम होगा, इसके भारत ने कर दिया है और उसी को इम्प्लीमेंटेशन सब लोग करेंगे, सब देश करेंगे। इस पे चर्चा सहमति हुई। एक दूसरे आते हैं ICHI इंटरनेशनल क्लासिफिकेशंस ऑफ हेल्थ इंटरवेंशंस, तो एक उसका नेक्स्ट स्टेप है, उसके लिए भी भारत ने तत्पर लिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने तत्पर लिया है। तो कल और परसों 2 दिन तक हमने उसमें भी ICHI का जो पहला मीटिंग था WHO के साथ, मैं भी उसमें सम्मिलित था। तो हम ICHI को भी इम्प्लीमेंटेशंस करने के लिए भी आगे कौन से इंटरवेंशंस, उसको भी हम अंतर्राष्ट्रीय तरह से ले जा रहे हैं। जी, लेकिन पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली की बात करें तो अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो आयुर्वेद जो है, यूनानी, सिद्ध की आपने बात की है, ये है। लेकिन हम देखते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों की भी अपनी जो है एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, प्रणाली है, उसको अभी भी ढूंढ पाना या फिर उसको आम लोगों के बीच लाना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। तो उस पर भी काम करने की आवश्यकता है क्या? जैसे पारंपरिक चिकित्सा पद्धति की जब हम बात करते हैं, ये 2 तरीके से होता है, एक कोडिफाइड, एक नॉन कोडिफाइड। जो कोडिफाइड की बात करते हैं, जिसमें किताब और लिखित ग्रंथ है, जैसे आयुर्वेद है, यूनानी है, सिद्ध है, सुआरिप्पा है, उसमें कोडिफाइड वे में हमारा सब कुछ। एक नॉन कोडिफाइड होता है जो ट्रेडिशनल हीलर्स, वहाँ पे तो भरा हुआ है, उन पे जो इन्फॉर्मेशंस, तो मिनिस्टर ऑफ आयुष भी उस चीज़ को भी इकट्ठा कर रहा है और उस पे भी हम अभी काम कर रहे हैं उनके साथ, वैद्यजनों के साथ मिलके। जैसे मैं CCRS की बात करूं, हमारा जो 30 यूनिट है, वो यूनिट ट्रेडिशनल हीलर्स के साथ मिलके एथ्रोबोटानी, एथ्रोफार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन उसको कलेक्शन कर रहे हैं और उसको वैज्ञानिक तरीके से उनके जो दावा है उसको भी हम काम कर रहे हैं। जी हाँ सुबोध जी, सबसे बड़ा चैलेंज मैं ये देखता हूँ सर्टिफिकेशन का है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो खुद योग उतना अच्छा उनको आता नहीं है और वो अपने जो है योग सिखाना शुरू कर देते हैं, वो सेंटर्स, योगा सेंटर्स शुरू कर देते हैं, किसी बड़े नाम का बैनर लगा देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी कुछ कहा गया है क्या इस वैश्विक सम्मेलन में? योग सर्टिफिकेशन बोर्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत है, उसके बारे में कहा गया, उनका मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट में एक एक्सपोजर भी हुआ था, जिसमें ये इस प्रकार का अवेयरनेस और डिस्कशन हुआ है। और जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं बार बार कि इसको और विस्तारित करना है, तो भारत ने एक दुनिया को लीड दिखाई है कि एक गवर्नमेंट द्वारा ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जैसे योग सर्टिफिकेशन बोर्ड का क्रिएशन हुआ है, सर्टिफिकेशन के स्टैंडर्ड्स सेट हुए हैं। इससे जो चिंता है कि क्वालिफाइड और जो सही में गुणवंत लोग हैं, उन्हीं को टीचर बनना चाहिए और एक क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, इससे वो चीज आगे हमारी ले जाएंगे। तो इट्स अ टॉर्च बेयरिंग स्टैंड विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज जनरेटेड थ्रू योग सर्टिफिकेशन बोर्ड। ये वैज्ञानिकता के नाम पर सुबोध जी, योग की अगर बात करें तो योग के साथ साथ नए टर्म्स जोड़ दिए गए हैं। अभी मैं देखता हूँ हॉट योगा है, मैं उसका दौरा भी कर चुका हूँ उस योगा केंद्र का। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हीट में योगा कराया जाता है, पसीने आते हैं और कहा जाता है कि पसीनों के माध्यम से जो है स्वास्थ्य जो है आपका प्रबल हो जाएगा। ऐसी चीज़ों का भी मानकीकरण कुछ तय होना चाहिए, या फिर ये चीज़ें कहाँ से निकल कर आ रही है उस पर भी ध्यान देना चाहिए? मुझे ये लगता है कि किसी भी क्षेत्र में ये जरूर होता है, कोई चीज पॉपुलर होती है तो अलग अलग पद्धतियां आ जाती हैं, वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं है वो विषय अलग है, सबको रोकना कठिन होगा। लेकिन ये एस्टैब्लिश करना कि इसका स्टैंडर्ड ये है और जो सही चीज है, जैसे कोई काउंसिल होता है और वो ले डाउन कर देता है कि सही पद्धतियां क्या हैं, उसका प्रचार प्रसार करना और लोगों को उसके प्रति आकर्षित करना, ये संभावनाओं को बढ़ाता है। ये बात सही है कि योग में ऐसी ऐसी प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं जो योग से बहुत दूर है और जो चिंताजनक है।
लेकिन इसमें हमें पॉजिटिवली ये करना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड्स हम सेट कर रहे हैं, जो वाईसीबी सेट कर रहा है, और मैं इंडियन योग एसोसिएशन से जुड़ा हूं, हम भी ये प्रयास कर रहे हैं कि योग का जो मूल तत्व है उसको खोए नहीं, उसको सिर्फ हम शरीर तक ही सीमित न रखें। योग चित्तवृत्ति निरोध का जो कंसेप्ट है, जो चित्त के लिए, जो मोक्ष शास्त्र है, जो हमारे शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक समन्वय के लिए है, इसको आगे ले जाने का प्रयास करें। इसमें ही सबको जोड़ने का प्रयास है। ये पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली की अगर बात करें तो उसमें वो प्रैक्टिस तो है ही, साथ में जो दवा होती है, औषधि होती है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसमें चाहे हर्ब्स की बात की जाए, चाहे जो है भस्मों की बात की जाए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब उसकी गुणवत्ता भी जो है वो महत्वपूर्ण है। देखा गया है कि जब एक बयार चल पड़ी है योग की, आयुर्वेद की, आयुष की, तो इसमें सब लोग जो है सम्मिलित हो रहे हैं और अपनी कम गुणवत्ता वाली चीज़ों को भी जो है आयुर्वेद की चीज़ कह के या पारंपरिक चिकित्सा की दवा कहकर बेचा कर रहे हैं, बाजार का जो है लाभ उठा रहे हैं। उस पर भी कोई मानक तय होने चाहिए। आपने शर्मा जी सही बताया। मैंने तो 2 रिजोल्यूशन के बारे में बताया था। जो तीसरा रिजोल्यूशन हुआ है WHO डिक्लेरेशंस का, दिल्ली डिक्लेरेशंस में, इसमें आता है कि एक रेगुलेशंस के ऊपर हर कंट्री इसको रेगुलेटेड वे में ट्रेडिशनल मेडिसिन्स को प्रैक्टिस करेंगे। तो उस जब हम रेगुलेशंस की बात करते हैं, तब आपने जैसे योग के नाम बताया कि हठ योग, फलाना एक पर्सन के नाम से, एक एक्ट्रेस के नाम पे भी योग आ जाता है, एक बाबा जी के नाम पे भी, किसी लोग अपने अपने नाम से योग को डेफिनेशन देने लगते हैं। आयुर्वेद में भी ऐसा ही है, दवाई का जो क्वालिटी। तो इसमें आया है कि जो सेकंड आया है कि डिक्लेरेशंस में, कि इसको एक रेगुलेटरी वे में इसको हर कंट्री ने ये किया है कि हम इसे, भारत इस क्षेत्र में कई आगे है। हमारा एक मंत्रालय है, हमारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है, रेगुलेशंस हैं। तो ये सब भारत बहुत आगे है इस मामले में। फिर भी भारत ने इस टाइप का जो रिजोल्यूशन था कि एक सेफ और इफेक्टिव ट्रेडिशनल मेडिसिन्स को पब्लिक हेल्थ में ले जाना है। तो जब हम सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन्स की बात करते हैं, मैं भारत सरकार की बात यहाँ रखना चाहता हूँ। नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एंड होम्योपैथी ड्रग्स भारत सरकार ने 2008 से शुरू किया है और 2018 से इसको और थोड़ा प्रायोगिक तरफ से भी काम किया है। जितने भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है उसको भारत सरकार इस फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम के तरह से उसको उन पे भी दंडित कर रहे हैं जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, और जो क्वालिटी में पैरामीटर्स में भी आ रहे हैं उनको के लिए भारत सरकार ने भी इस हिसाब से बहुत कुछ आगे काम किया है। हमारा फार्माकोपिया कमीशन है जो सब दवाई का स्टैंडर्ड्स देता है, तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए स्टेट वाइज अथॉरिटीज़ हैं उस पर काम कर रहे हैं। जी, लेकिन वो गुणवत्तापूर्ण है या नहीं है, जब जो है प्रमाण जो हैं अच्छे आते हैं, तो फिर उसके बाद भी जो है वो कई दवाइयाँ ऐसी हैं या फिर आयुर्वेद को जो है हमेशा से परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरने के लिए कहा जाता है, वो कैसा है? जैसे कि कोरोना काल में भी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं कि एलोपैथी की दवाइयों ने काम नहीं किया, कि कोरोना काल में आयुर्वेद की दवाइयों ने काम किया। लेकिन अब वो जो वैज्ञानिक तरीके से वो प्रमाणित नहीं कर सकती हैं, लेकिन प्रमाण तो यही है कि हम स्वस्थ हो गए हैं, हम मरे नहीं हैं, हमें प्रभावित नहीं कर पाया है। तो उसके बाद क्या प्रमाण रह जाता है? नहीं, प्रमाणित जो पहला मैंने प्रधानमंत्री जी ने भी बताया रेगुलेशंस के बारे में और रिसर्च के बारे में, वो जो हम लोग जो नहीं, मैं इसलिए ये सवाल प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ कि ये प्रमाण का पैरामीटर जो है ना एलोपैथ तय कर रहा है, ऐसा क्यों है? नहीं, एलोपैथ विज्ञान तैयार कर रहा है। एलोपैथ विज्ञान, जो विज्ञान का वैज्ञानिक मेथड्स हैं वो एलोपैथ के लिए भी है, आयुर्वेद के लिए भी है। तो उस चीज़ को हम आयुर्वेद की जो दवाई है उस चीज़ जैसे अफ्लाटॉक्सिन्स हैं या पेस्टिसाइड्स रेसिड्यूज है, वो टर्मिनोलॉजी एलोपैथ वैज्ञानिक है, बट उसको इम्प्लीमेंट हर्बल ड्रग्स में करना भी जरूरी है, जो कि हम अभी भारत सरकार उसको कर रहा है। जी, भारत सरकार कर रहा है। और यहाँ पर सुबोध जी, इस वैश्विक सम्मेलन में एक बात और कही गई है कि वैश्विक तौर पर जो है सहयोग जो है वो बढ़ना चाहिए। ये सहयोग जो है, जो
चाहे चीन हो, भारत हो या अफ्रीकन कंट्रीज़ हो, वहाँ पर जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है, उसमें सहयोग की बात कही गई है केवल, या फिर इसमें एलोपैथिक भी शामिल है, समाहित है इस सहयोग में? क्योंकि लोगों के जीवन और स्वास्थ्य की बात है, इसमें फिर एलोपैथिक क्या और पारंपरिक चिकित्सा क्या, आयुर्वेद क्या, या फिर अंग्रेजी दवाइयाँ क्या? जहां तक मेरी समझ है, सब जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है ये विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न देशों की है। मुझे लगता है इनमें समन्वय होने की भी आवश्यकता है। जैसा हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है, उनके बारे में डिस्कशन, एक प्लेटफॉर्म जिसमें हम नॉमेनक्लेचर को एक जैसा समझें ट्रेडिशनल मेडिसिन में, उसकी समझ। तो मुझे लगता है इसका ज्यादा जो भार है वो पारंपरिक चिकित्सा के दृष्टिकोण से है, और जो मॉडर्न पद्धति है वो भी मदद करती है। लेकिन ये जो पूरा हमारा डिस्कशन था और ये जो आगे पहल की है, ये पारंपरिक चिकित्सा को लेकर ही इसका दृष्टिकोण ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। जी, ये हम देख रहे हैं कि WHO जो है उसका सहयोग बहुत मिल रहा है, और उसके सहयोग से ही ये दूसरा वैश्विक सम्मेलन हुआ। GCTM की स्थापना भी भारत में कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। चलते चलते समय चूंकि हो रहा है, अब इस वैश्विक सम्मेलन के बाद दिशा क्या तय हो गई है? वैश्विक सम्मेलन में दशा ये तय है कि उसको इम्प्लीमेंट करना, जो दिल्ली डिक्लेरेशंस को हर कंट्री ने राजी हुए इम्प्लीमेंटेशंस करना ही। एक छोटी सी बात, ये गुजरात डिक्लेरेशन से कैसे अलग है, किस मायने में अलग है ये डिक्लेरेशन? गुजरात डिक्लेरेशंस में इनिशियल्स था कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, उसमें से कई चीज़ एप्लीकेशंस हो गया, लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दी, और उससे आगे एक सबसे बड़ी चीज़ है कि इंटीग्रेशन, जो आपने अभी बताया, कोलैबोरेशंस एंड इंटीग्रेशंस। इसमें थर्ड जो डिक्लेरेशन है, इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन इनटू नेशनल हेल्थ पॉलिसी और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, सब कंट्री ने ये राजी हुए। तो भारत सरकार ने भी इस पे काम किया है। आप अगर देखेंगे तो भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और ICMR, अभी जितने भी एम्स हैं, कम से कम 12 एम्स में आयुष ICMR इंटीग्रेटिव रिसर्च सेंटर का स्थापना किया गया है, और कई यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग काम कर रहे हैं, इंटीग्रेटिव वे में, हेल्थ साइंसेस यूनिवर्सिटीज़ में, कई मेडिकल कॉलेज के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो आगे इंटीग्रेटिव वे में कहाँ कहाँ हेल्थ, पब्लिक को हेल्थ देना हमारा काम है, जहाँ हर सिस्टम का अपना अपना स्ट्रेंथ है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशंस के लिए नेचुरल ट्रेडिशनल मेडिसिन और आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी का स्ट्रेंथ है। तो कहाँ कहाँ हम पब्लिक को स्वास्थ्य सेवा दे पाएंगे, जहाँ उसी चीज़ के लिए भी अभी इंटीग्रेटिव वे में आयुर्वेद को, और इसको इंटीग्रेशन करना है कॉमन हेल्थ सिस्टम, कॉमन हेल्थ प्रोग्राम में, प्राइमरी हेल्थ केयर में और पब्लिक हेल्थ सिस्टम में ले आना है, इसमें डिसीजन हुआ है। क्या बात है। और जो है समाज स्वस्थ रहे, देश स्वस्थ रहे और विश्व स्वस्थ रहे, यही जो है इस पूरे वैश्विक सम्मेलन का जो है एक बड़ा उद्देश्य है। और आपने प्रोफेसर डॉक्टर रवि नारायण आचार्य जी समय निकाला और आपने बहुत सारे विषयों पर प्रकाश डाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुबोध तिवारी जी वर्चुअली जुड़े आप और आपने भी इस कार्यक्रम को विशेष बना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनसाइट में आज के लिए इतना ही। इनसाइट में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।